हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या मैं आ गया हूँ। तो एक्चुअल में ये कोई ना मार्केट एनालिसिस वीडियो है, ना कोई ये कोई अलगो से रिलेटेड वीडियो है। ये जस्ट एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं अभी जस्ट स्क्रॉल कर रहा था और मैं खुद भी नॉलेज को एक्सप्लोर करना काफ़ी पसंद करता हूँ। तो मैंने ये वीडियो देखी, ये बजट एनालिसिस की, और ध्रुव राठी इनका नाम है। तो बेसिकली मैं खुद भी इनको वॉच करता हूँ क्योंकि काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन ये निकाल के लाते हैं पूरी एक डेटा सोर्स के साथ। ठीक है, और वो डेटा सोर्स ये बहुत अच्छे से मैं मेंशन भी करते हैं अपनी वीडियो में एज वेल एज अपने डिस्क्रिप्शन में। और काफ़ी अच्छा इनका यूट्यूब चैनल है, काफ़ी बड़ा यूट्यूब चैनल है। और क्या पता काफ़ी लोग इनको जानते भी हो अगर मैं जो मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हो। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि आप लोगों के साथ भी नॉलेज शेयर की जाए। और डेफिनेटली मैं अगर कुछ नॉलेजेबल देख रहा हूँ जो कि मार्केट से रिलेटेड है, मैं पहले आपको बता दूं, अगर मैं ऐसी कोई भी चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ तो वो मार्केट से रिलेटेड करूँगा, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं करूँगा। क्योंकि ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बीइंग अ ट्रेडर आपको पता होनी चाहिए। हालांकि मुझे पता है कि मैं काफ़ी लेट हूँ, बट इतना भी नहीं हूँ कि आपको पता ही ना हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये ऐसी बेसिक सी नॉलेज है जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपके भी काम आएगी डेली लाइफ में। आपको भी पता चलनी चाहिए कि बजट, पूरा बजट क्या था, क्योंकि बजट के बारे में मुझे भी कुछ कुछ चीज़ें पता है। ठीक है, तो मैं पूरी एनालिसिस बजट की, क्या एक्चुअल में बजट था क्या, उसमें और कौन कौन सी चीज़ें थी जो हमें जाननी चाहिए, जो मुझे भी शायद ना पता हो, मेरे को इस वीडियो से सीखने को मिले। तो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है ये, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो आप बस ऐसे इन्फॉर्मेशन इसको देखिएगा, और एज अ कॉमन मैन आपको पता होना चाहिए, आपका हक है। अगर आप किसी भी तरह आपको नहीं पता चलता है, नहीं समझ आता, तो काफ़ी ध्रुव राठी अच्छे से एक्सप्लेन करता है उस चीज़ को। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। और ध्रुव राठी की भी पहले मैंने वीडियोस देखी हुई हैं और काफ़ी सही इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो 2 वीडियो आएंगी इस चैनल पे ऐसे, और आगे भी ऐसी वीडियो मैं एक स्टार्ट करूंगा सीरीज जस्ट फॉर नॉलेजेबल। एक प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, द स्टॉक मार्केट लर्निंग उसका प्लेलिस्ट का नाम होगा। और उसमें आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देख लेंगे। ठीक है, अडानी के ऊपर भी वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, और ऐसी मतलब जो भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कंटेंट होगा मैं वो बनाऊंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल को ब्राउज कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। बाकी अगर आप पुराने हैं तो आप लोगों को पता है, अब कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक्चुअल में समझते हैं कि बजट था क्या इस बार का, और इसमें और कौन कौन सी चीज़ें थी जो हमें नहीं पता या फिर हमारे अभी हमें हिडन है। ठीक है, तो जस्ट मैंने सोचा कि मैं अकेले क्यों देखूं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा नॉलेज। ठीक है, और ऐसी भी वीडियो आती रहेंगी अगर कोई भी नॉलेजेबल होगी तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, पिछले साल हमने मनाया था आजादी का अमृत महोत्सव, जब इंडिया की 75th एनिवर्सरी थी। और इस साल जब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने बजट को अनाउंस किया तो उन्होंने कहा हम एक अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट बजट इन अमृत काल। इस अमृत काल का ओरिजिन वैसे तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है। इसका मतलब बताया जाता है कि ऐसा समय जब स्वर्ग के दरवाजे खुल रहे हो आम जनता के लिए, मानो धरती पर ही स्वर्ग आ गया हो इंसानों के लिए। लेकिन अब क्योंकि हम वैदिक समय में नहीं जी रहे हैं, हमारी सरकार ने अपनी डेफिनेशन बनाई है इस अमृत काल की। इन्होंने कहा है ये अमृत काल 2023 से लेकर 2047 के समय को कहा जाएगा। 2047 वो साल जब इंडिया की आजादी को 100 साल पूरे हो जाएंगे। बेसिकली देखा जाए ये कॉमन टैक्टिक है लोगों को नए सपने दिखाने की। 2014 में अच्छे दिन आने वाले हैं कि सपने दिखाए गए थे। उसके बाद 2019 में न्यू इंडिया 2022 के सपने दिखाए गए थे। और अब जब 2023 आ गया है तो हम अमृत काल में जी रहे हैं। तो हाँ, ये बजट अमृत काल का पहला बजट था। आइए देखते हैं दोस्तों इस बजट के प्रोज एंड कॉन्स, कहां खर्चा बढ़ा, कहां पैसे काटे गए और मिडिल क्लास को क्या मिलेगा। Now I come to what everyone is waiting for. Arvind Kejriwal slamming the union budget, saying that it's only going to increase inflation. इलेक्शन के लिए इनकम टैक्स का रिलीफ मिला है, बाकी कुछ नहीं। There is a weakness in the budget. There was no mention of NREGA. There was no mention of unemployment. There was no mention of inflation. ये बिक गई है गवर्नमेंट। अमृत काल में अमृत के लिए तरस रहा है आम इंसान।
शुरुआत करते हैं दोस्तों इस बजट के सबसे बड़े फोकस एरिया से, जो कि है कैपिटल स्पेंडिंग। कैपिटल स्पेंडिंग का बेसिकली मतलब होता है जो पैसा खर्च किया जा रहा है सरकार के द्वारा लॉन्ग टर्म बड़े बड़े एसेट्स में इकोनॉमी के अंदर। फॉर एग्जांपल सड़कें, रेलवेज, पोर्ट्स बनाना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना, ब्रिजेस बनाना। इस साल के बजट में कैपिटल स्पेंडिंग को बहुत ज्यादा बढ़ाया गया है। वन ऑफ द बिगेस्ट एवर इंक्रीजेस है ये। पिछले साल के कंपैरिजन में सरकार इस साल 33% ज्यादा पैसा खर्च करेगी। टोटल 10 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इस पर। एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी देखा जाए तो ये 3.3% होता है इंडिया के जीडीपी का। फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि ये करने के पीछे सबसे बड़ा कारण है जॉब्स क्रिएट करना। बड़ा सिंपल लॉजिक है, अगर ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखने को मिलेगी देश में तो ज्यादा जॉब्स भी क्रिएट होंगी। और जॉब्स क्रिएट करना एक ऐसा पॉइंट है जिसको लेकर बहुत प्रेशर रहा है बीजेपी सरकार के ऊपर। कोविड-19 के आने से पहले साल 2018 में इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.1% पर था, जिसे बताया जाता है पिछले 45 इयर्स में ये एक रिकॉर्ड हाई था। तब से लेकर अब तक हालत बद से बदतर ही हुई है। इस ग्राफ पर नजर डालिए, पिछले 12 महीनों में जो एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट था इंडिया में वो 7.4% पर था। तो इसे कंट्रोल में लाने के लिए जहां सरकार ने एक तरफ अपनी कैपिटल स्पेंडिंग बढ़ाई, दूसरी तरफ बताया सरकार ने कि जो पैसा फॉरेन से इंडिया में इन्वेस्ट किया जा रहा है एफडीआई, वो था करीब 1.8 लाख करोड़ रुपीस अप्रैल से अक्टूबर 2022 के बीच में। इसे पिछले साल से कंपेयर किया जाए तो ये ऑलमोस्ट सेम है। आधे से ज्यादा ये जो इनफ्लो हो रहा है पैसे का, ये हो रहा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ट्रेडिंग, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी और केमिकल्स के सेक्टर में। अब आगे चले तो इस साल के बजट का दूसरा सबसे बड़ा फोकस एरिया बताया गया फिस्कल डेफिसिट को कम करना। फिस्कल डेफिसिट होता है दोस्तों सरकार के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बीच में डिफरेंस, यानी सरकार जो पैसा खर्च कर रही है और जो पैसा सरकार कमा रही है उसके बीच में क्या डिफरेंस है। क्योंकि यहाँ पर डेफिसिट शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है तो ये बात ऑब्वियस है कि जो सरकार पैसा कमा रही है वो उतना नहीं है जितना सरकार पैसा खर्च कर रही है। इस साल का फिस्कल डेफिसिट है 16.61 लाख करोड़ रुपीस। लेकिन कंपैरिजन के लिए हम फिस्कल डेफिसिट को हमेशा एज अ परसेंटेज ऑफ द जीडीपी अक्सर देखते हैं, तो ये हुआ 6.4% ऑफ द जीडीपी। कोविड के समय में 2020-21 में हमें रिकॉर्ड हाई फिस्कल डेफिसिट देखने को मिला था इंडिया का, जो कि 9.3% ऑफ द जीडीपी पर था। तो ये ऑलरेडी कम हो गया है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि 2023-24 के लिए सरकार का टारगेट है फिस्कल डेफिसिट 5.9% ऑफ द जीडीपी पर हो, और उससे भी आगे जाएं तो 2025-26 में ये सिर्फ 4.5% ऑफ जीडीपी हो। अब क्या लगता है आपको, ये कैसे किया जा सकता है? बड़ा ही सिंपल है। इसका मतलब है कि सरकार अपने खर्चों को कम करे और अपनी कमाई को बढ़ाए। कमाई बढ़ाने का मतलब कुछ जगहों पे टैक्स बढ़ाया जाए, खर्चे कम करने का मतलब कई सरकारी स्कीम के पैसे कट किए जाएं, और यही चीज हमें देखने को मिली इस साल के बजट में। फूड, फर्टिलाइजर और पेट्रोलियम की सब्सिडीज पर 28% का कट किया गया। इस फिस्कल ईयर में 5.2 लाख करोड़ रुपीस खर्च किए गए, जो कि अगले फिस्कल ईयर में सिर्फ 3.75 लाख करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे। लेकिन ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। इस साल के बजट में बहुत सारी चीजों का बजट कट किया गया है। मनरेगा स्कीम, जो सरकार का सबसे इंपॉर्टेंट रूरल जॉब्स गारंटी प्रोग्राम है, इस पर खर्च किया जाने वाला पैसा पिछले फिस्कल ईयर के 89,000 करोड़ रुपीस से कट करके अगले फिस्कल ईयर के लिए सिर्फ 60,000 करोड़ रुपीस कर दिया गया है। ये पिछले 5 सालों में सबसे छोटा अमाउंट है, और अगर इसे एज ए परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर देखा जाए तो ये ओवरऑल सबसे छोटा अमाउंट है जो खर्च किया जा रहा है मनरेगा पर, सिर्फ 1.3%, जैसा आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। इस पॉइंट पर ऑपोजिशन ने क्रिटिसाइज भी किया सरकार को कि क्या एक्चुअली में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी अगर इस जॉब क्रिएशन स्कीम से इतना बड़ा कट किया जाएगा तो। न किसान, न जवान, न नौजवान, इस बजट में किसी के लिए नहीं है कोई प्रावधान। स्टार्टअप्स की बात करी जाए, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कहा है एक नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया जाएगा। इसके तहत स्टार्टअप्स को एक्सेस दिया जाएगा देश भर के डेटा सेट्स का, जो एनोनिमस होंगे, और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पोटेंशियल को हार्नेस कर सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। सरकार ने कहा कि यहाँ पर मशीन लर्निंग और एआई एल्गोरिथम्स का पोटेंशियल इतना अच्छा है कि इसकी मदद से हम देश में आने वाले समय में 200 से लेकर 500 बिलियन डॉलर्स जनरेट कर सकते हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं इस चीज का, तो एआई का हम इस्तेमाल कर सकते हैं हेल्थ केयर के सेक्टर में। छोटी से छोटी ज्योग्राफिक लोकेशन के बारे में हम बता सकते हैं। मान लो कि इस स्टेट में, इस शहर में या फिर इस गांव में प्रॉब्लम आ रही है वैक्सीनेशन टाइम पर देने में बच्चों को, तो प्रॉब्लम्स को इस तरीके से आइडेंटिफाई किया जा
सकता है और डिसाइड किया जा सकता है एआई एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करके कि कौन से एरियाज को हम टारगेट करें। और क्योंकि जो डेटा यहाँ पर दिया जाएगा वो एनोनिमाइज्ड होगा, मतलब एनोनिमस होगा, किसी भी एक इंसान से अटैच नहीं होगा, तो प्राइवेसी का इशू नहीं आना चाहिए और लोकलाइज्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग बड़ी अच्छे से हो सकेगी। यही कारण है दोस्तों कि डेटा साइंस आज के दिन वन ऑफ द मोस्ट ल्यूक्रेटिव करियर चॉइसेस की फील्ड बन चुकी है। और अगर आप सोच रहे हैं कि इस फील्ड में आप अपने आप को अपस्किल कैसे कर सकते हैं, तो आज के वीडियो के स्पॉन्सर Scaler.com आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। Scaler.com एक ऑनलाइन टेक एकेडमी है जो बड़ी बड़ी टॉप टेक कंपनीज के सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ऑफर करती है स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। यहाँ पर वन ऑन वन डाउट सेशंस ऑफर किए जाते हैं, एक बड़ा ही रोबस्ट मेंटरशिप नेटवर्क है ताकि स्टूडेंट्स को सही गाइडेंस और लर्निंग मिल सके। ये स्पेशली कॉलेज स्टूडेंट्स और टेक प्रोफेशनल्स के लिए है जो अपने आप को अपस्किल करना चाहते हैं और वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने Scaler.com के कोर्सेज किए हैं उन्हें Amazon, Adobe, Oracle और PayPal जैसी कंपनीज में प्लेस किया गया है। इनका जो गाइडेड प्रोग्राम है वो फुल टाइम है, 11 से 13 महीने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग देता है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो स्किल सिखाता है जो आपको किसी भी एरी गैरी डिग्री से नहीं मिलेगी, जो आपने किसी भी रैंडम कॉलेज से ली हो। तो अगर आपको लगता है Scaler.com आपकी मदद कर सकता है आपके करियर को ग्रो करने में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं और आप एक फ्री लाइव क्लास में भी इनरोल कर सकते हैं खुद ही जज करने के लिए, इसे टेस्ट आउट करने के लिए। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। इस बजट में 7 मेन प्रायोरिटीज बताई थी निर्मला सीतारमन ने, जिनमें से पहली प्रायोरिटी लिस्ट पर थी इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव ग्रोथ से गवर्नमेंट का मतलब है ऐसी ग्रोथ हो देश में जिसमें सारे ग्रुप्स को साथ में लेकर आगे बढ़ा जाए। यूथ, औरतें, फार्मर्स, SC, STs, OBCs, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस और बाकी और अंडर प्रिविलेज सेक्शंस, यानी सबका साथ सबका विकास हो। लेकिन इस साल के वुमेन्स मिनिस्ट्री बजट में कोई ज्यादा बड़ा इंक्रीज नहीं देखा गया। पिछले साल के 25,172 करोड़ रुपीस के कंपैरिजन में इस साल होगा 25,448 करोड़ रुपीस। एक ऐसे वक्त पर जब इंडिया की मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम बढ़ रही है, गवर्नमेंट का जो न्यूट्रिशन प्रोग्राम है बच्चों के लिए, प्रेग्नेंट औरतों के लिए, जिसका नाम है सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण अभियान 2.0, इसमें भी कोई ज्यादा बड़ा बजट एलोकेशन नहीं देखा गया। पिछले साल 20,263 करोड़ के कंपैरिजन में इस साल बढ़ाकर 20,554 करोड़ रुपीस। वुमेन एंड के अंदर जो सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर है उसमें एक कटौती देखने को मिली है। पहले के 3,437 करोड़ रुपीस जो एलोकेट किए गए थे, अब सिर्फ 1,429 करोड़ रुपीस। इंक्लूसिव डेवलपमेंट में बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हुए हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने मेंशन किया कि कैसे जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम था वो काफी सक्सेसफुल हुआ। 112 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में से 95% में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस देखने को मिला हेल्थ, न्यूट्रिशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। इसी के चलते सरकार ने अब प्लान किया है कि अब वो 500 और एस्पिरेशन ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करेंगे और बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स का जो अपलिफ्टमेंट का काम है उसे चालू रखेंगे। ट्राइबल वेलफेयर की बात करी जाए तो सरकार ने कहा जो एकलव्य स्कूल्स हैं ट्राइबल लोगों के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट 40,000 से ज्यादा टीचर्स और सपोर्ट स्टाफ को रिक्रूट करेगी 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में, जहां पर करीब 3.5 लाख ट्राइबल स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। इन्होंने ये भी कहा कि इनका प्लान है साल 2047 तक सिकल सेल एनीमिया डिजीज को एलिमिनेट करने का। इसके चलते यूनिवर्सल स्क्रीनिंग करी जाएगी 7 करोड़ लोगों की 0 to 40 इयर्स के एज ग्रुप में जो अफेक्टेड ट्राइबल एरियाज में रहते हैं। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्ट करी जा रही है नेक्स्ट फिस्कल ईयर में 6 से लेकर 6.8% के बीच में हो सकती है, अकॉर्डिंग टू फाइनेंस मिनिस्ट्री के खुद के एनुअल इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग। एग्रीकल्चर के सेक्टर की बात करी जाए तो इस साल के बजट में एलोकेशन को कम किया गया है, लेकिन पिछले साल जो एक्सपेंडिचर सरकार को करना था वो भी उतना नहीं हुआ। फूड सब्सिडीज के बारे में मैंने आपको बताया है कि वहां पर कटौती करी जा रही है, करीब 1.97 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे उस पर, और यहीं पर ही कुछ 90,000 करोड़ रुपीस बचा रही है सरकार। ये कटौती करने के लिए जो सरकार की PMGKAY योजना थी, गरीब कल्याण अन्न योजना, इसे स्टार्ट किया गया था कोविड-19 के दौरान एक्स्ट्रा 5 किलो अनाज फ्री देने के लिए 81 करोड़ लोगों को। इसे 1 जनवरी से बंद कर दिया गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि PM गरीब कल्याण अन्न योजना बंद हो गई हो। स्कीम अभी भी है, लेकिन इसके अंदर काम कुछ और हो रहा है। अब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो सप्लाई थी चावल और गेहूं की, जिन्हें चार्ज किया जाता था 3 रुपए और 2 रुपए पर किलो, इन्हें अब फ्री किया जा रहा है।
एजुकेशन और हेल्थ केयर के सेक्टर्स जिन्हें मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं देश की लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, वहां पर एलोकेशन थोड़ा सा बढ़ाया गया है, लेकिन एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल बजट देखा जाए तो वहां पर कटौती हुई है। इस बजट में 1.13 लाख करोड़ रुपीस स्पेंड किए जाएंगे एजुकेशन के सेक्टर में, जो कि 99,000 करोड़ रुपीस के कंपैरिजन में ज्यादा है, लेकिन एज अ परसेंटेज ऑफ बजट ये सिर्फ 2.51% होता है पिछले साल के 2.64% के कंपैरिजन में। सिमिलरली हेल्थ पर जो बजट स्पेंड किया जा रहा है, पिछले साल 2.2% था, इस साल अब 1.98% होगा। ये परसेंटेज ऑफ जीडीपी है वैसे, लेकिन कुछ चीजों पर एलोकेशन काफी ज्यादा बढ़ाया गया है, जैसे कि रोड ट्रांसपोर्ट पर जो पैसा खर्च किया जाएगा 24% बढ़ाया जा रहा है, 2.7 लाख करोड़ रुपीस 2.1 लाख करोड़ रुपीस के कंपैरिजन में पिछले साल। डिफेंस पर जो पैसा खर्च किया जा रहा है बढ़ाया गया है 5.94 लाख करोड़ रुपीस पिछले साल के 5.85 लाख करोड़ रुपीस के कंपैरिजन में। रेलवेज पर तो एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड ब्रेकिंग एलोकेशन करी गई है, क्योंकि 1 लाख करोड़ रुपए ज्यादा खर्च किए जाएंगे इस साल, 2.4 लाख करोड़ रुपीस इन टोटल। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का कहना है कि अगले साल जो मिनिस्ट्री रेलवे लाइंस कंस्ट्रक्ट करेगी उसका रेट होगा 16 किलोमीटर प्रतिदिन, आज के 12 किलोमीटर प्रतिदिन के कंपैरिजन में। 3 और फैक्ट्रीज बनाई जाएंगी जहां पर वंदे भारत ट्रेन की कंस्ट्रक्शन होगी, और इंडियन रेलवेज हाइड्रोजन पर चलने वाली ट्रेन को भी इंट्रोड्यूस करेगी इस साल के एंड में। एनवायरमेंट के सेक्टर की बात करी जाए तो सरकार का एम है कि साल 2070 तक इंडिया एक नेट जीरो कंट्री बने। फाइनेंस मिनिस्टर ने इसी के तहत एक नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी अनाउंस किया, जिस पर 19,700 करोड़ रुपीस एलोकेट किए जाएंगे। इसका टारगेट है कि साल 2030 तक 5 मिलियन मेट्रिक टन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन हो एनुअली देश में। टोटल करीब 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे सरकार के द्वारा इस बजट में नेट जीरो ऑब्जेक्टिव के लिए। एक पीएम प्रणाम स्कीम भी लॉन्च करी गई है ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स को प्रमोट करने के लिए, ताकि केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग कम हो, जो कि अच्छी चीज है। इस प्रणाम स्कीम का जो फुल फॉर्म है वो है पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस न्यूरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। एमिलियोरेशन का मतलब होता है ग्रोथ करना। जिस तरीके के ये शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, इसे देखकर लगता है कि सरकार के द्वारा पहले स्कीम्स के शॉर्ट फॉर्म बनाए जाते हैं, उसके बाद वो सोचते हैं कि लॉन्ग फॉर्म क्या होगा इसका। कुछ और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स जिनकी ग्रीन ग्रोथ के अंदर बात करी गई, एक है मिस्टी मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैंजिबल इनकम्स, ताकि मैंग्रोव प्लांटेशन बढ़ाई जाए इंडिया की कोस्ट लाइन पे। ये बहुत जरूरी होती है सुनामी से बचाने के लिए, बीच इरोजन को रोकने के लिए, क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट को कम करने के लिए। इसके अलावा है भारतीय प्रकृति खेती बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स। करीब 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स बनाए जाएंगे, जहां पर सरकार प्रमोट करेगी माइक्रो फर्टिलाइजर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना। कुछ कमोडिटीज जिनके दाम बढ़ेंगे वो है सिगरेट्स, जिन पर टैक्स बढ़ाया गया है 16% से। इंपोर्ट ड्यूटी कंपाउंडेड रबर पर बढ़ाई गई है 25% कर दी गई पहले के 10% से। किचन में लगने वाली इलेक्ट्रिक चिमनी पर कस्टम्स डबल कर दिए गए हैं 15% 7.5% से, और गोल्ड बार से बनी हुई चीजों पर भी बेसिक कस्टम ड्यूटीज बढ़ाई गई है। दूसरी तरफ टीवी में लगने वाले ओपन सेल्स के पार्ट में कस्टम ड्यूटीज को 2.5% से काटा गया है। स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जिन मटेरियल्स को इंपोर्ट करना पड़ता है उन पर भी ड्यूटी काटी गई है, और लैब ग्रोन डायमंड्स, जो कि एक खुद में ही बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जिन सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है इनके लिए, वहां पर भी ड्यूटी काटी गई है। और एडिशनली जो कस्टम ड्यूटी एग्जेम्पशन दिया जाता है वो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरीज पर भी एप्लीकेबल है। और अब बात करते हैं दोस्तों ऐसी चीज की जो मिडिल क्लास लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, टैक्स रेजिम। सरकार जो टैक्सेस से पैसा कमाती है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 12% से बढ़ जाएगा फिस्कल ईयर 2023-24 में। 23.3 लाख करोड़ होगा पिछले साल के 20.86 लाख करोड़ के कंपैरिजन में। और यहां पर हम बात करते हैं दोस्तों नई टैक्स रेजिम के बारे में, जिसे इंट्रोड्यूस किया गया था 1 अप्रैल 2020 को अंडर सेक्शन 115 BAC ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। इसका मकसद था टैक्स सिस्टम को और सिंप्लीफाई करना और एक लोअर रेट लाना। अभी तक टैक्स पेयर्स के पास ऑप्शन था, वो चूज कर सकते थे नई टैक्स रेजिम फॉलो करनी है या पुरानी टैक्स रेजिम फॉलो करनी है। अभी भी वो ऑप्शन रहेगा, लेकिन अब से ये किया है सरकार ने कि नई टैक्स रेजिम जो है वो डिफॉल्ट होगी नए टैक्स फाइलर्स के लिए। बेसिकली सरकार चाह रही है कि जो लोग हैं वो नई टैक्स रेजिम को फॉलो करें। सरकार ने 2 चीजें करी है नई रेजिम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। सबसे पहले जो रिबेट लिमिट है उसे एक्सटेंड कर दिया गया 5 लाख से लेकर 7 लाख तक। तो मतलब अगर आप नई टैक्स रेजिम लेते हो और आपकी तनख्वाह एनुअली 7 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर आपकी तनख्वाह 7 लाख से ज्यादा हो जाती है थोड़ी
सी भी। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 3 लाख आपको जो टैक्स रेट्स हैं वो भरने पड़ेंगे। इस टेबल को देखिए, 0 to 3 लाख कोई इनकम टैक्स नहीं है, 3 to 6 लाख 5% इनकम टैक्स है, 6 to 9 लाख 10% इनकम टैक्स है। तो अगर आपकी इनकम एक साल में 7,01,000 भी हो गई, आपको 3 to 6 लाख पर 5% टैक्स भरना पड़ेगा और 6 to 7.1 लाख पर 10% टैक्स भरना पड़ेगा। इससे काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं, जहां पर कुछ लोग अपने टैक्स को बचाने के लिए, जीरो रखने के लिए थोड़ी हेरा फेरी करने की कोशिश करें 7 लाख से नीचे रहने के लिए। देखा जाए कोई भी 7 to 7.5 लाख, 7 to 8 लाख की रेंज में नहीं रहना चाहेगा। और वैसे भी अगर आपको लगता है कि आपकी इनकम बहुत बढ़ेगी और आप पैसे भी इन्वेस्ट करेंगे कहीं पर, तो शायद आपके लिए बेहतर यही है कि आप पुरानी टैक्स रेजिम में ही रहें। क्योंकि दूसरी चीज जो सरकार ने करी है नई टैक्स रेजिम को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, इन्होंने कहा है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन बेनिफिट दिया जाएगा 50,000 रुपए तक का नई टैक्स रेजिम में। इससे पहले क्या होता था, नई टैक्स रेजिम में कोई भी डिडक्शन का बेनिफिट नहीं होता था। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट्स करने लग रहे हैं, म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट करा रहे हैं, इन सब में पुरानी टैक्स रेजिम में ज्यादा बेनिफिट था। अब नई टैक्स रेजिम में 50,000 रुपए तक का बेनिफिट दिया गया है, जो कि पुरानी के कंपैरिजन में अभी भी काफी कम है। इसलिए मैंने कहा अगर आप ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं और आपको लगता है आपकी इनकम बढ़ेगी, तो शायद से पुरानी टैक्स रेजिम ही बेहतर हो। तो काफी सोच समझ के लेने वाला ये डिसीजन है कि कौन सी रेजिम को चूज किया जाए। वैसे इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशंस आकाश बैनर्जी ने अपने वीडियो में बहुत अच्छे से बताई हैं। आपकी इनकम लेवल के हिसाब से आपको नई टैक्स रेजिम लेनी चाहिए या पुरानी टैक्स रेजिम लेनी चाहिए, तो इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं अगर आप डिटेल में जानना चाहें। इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो भाई वीडियो थी खतरनाक। तो अब आपको मेजरली मुझे लगता है जो मार्केट का फॉल था ना, आप अगर देखोगे, मैं इसको करता हूँ, तो मार्केट में जब बजट की कमेंट्री चल रही थी, तो वो कमेंट्री जब चल रही थी तो उसके ड्यूरेशन में मार्केट में पहले तो ऊपर गई थी मार्केट, ठीक है। चलो 1 तारीख का देखते हैं मार्केट कहाँ गया। 1 तारीख का मार्केट देखते हैं, ये रहा, ठीक है। 1 फेब ये है ना, ये रहा। पहले तारीख का मार्केट, पहले मार्केट ऊपर गया था, उसके बाद देखो कितना बड़ा फॉल आया था। वो मुझे फॉल लगता है इसलिए आया था क्योंकि एक्चुअल में अगर आप बजट को देखें ध्यान से, थोड़ा सा एनालिसिस करें, तो पॉजिटिव तो नहीं था ये। एक तरफ थोड़ा पलड़ा भारी था, बाकी तरफ सारा डाउन ही डाउन था, ठीक है। सरकार ने जो डिडक्शंस किए हैं मेजर एरियाज में, वो थोड़ा सा मुझे लगता है ज़्यादा ही कर दिए। और ठीक है यार, अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम इतने कोई जजमेंटल लोग तो नहीं है, ठीक है। हम तो नॉलेज के लिए देखते हैं चीज़ें, हम क्या इसमें जजमेंट करेंगे, वरना कोई आके हमें ही ज्ञान देगा कि नहीं ऐसा होगा तो वैसा होगा। ठीक है यार, अब क्या कर सकते हैं, हम तो वैसे भी मार्केट के लोग हैं हमें तो मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, हमें तो बस प्रॉफिट चाहिए। बट एज पर द नॉलेज अगर मैं बात करूँ, सिर्फ नॉलेज क्राइटेरिया तक रखूँ इस चीज़ को, तो श्योरली बहुत ही अच्छी वीडियो थी। और थैंक्स टू ध्रुव राठी कि उन्होंने काफ़ी अच्छी से वीडियो क्रिएट की और बहुत ही अच्छे फैक्ट के साथ ही वीडियो आई, और काफ़ी सारी चीज़ें मुझे भी एक्चुअली क्लियर हुई है इस बजट को लेकर, और मुझे लगता है आई होप आपको भी क्लियर हुई होंगी। तो अगर आपको कोई भी आपका ओपिनियन है और आपके लिए क्या टैक्स पर ओपिनियन, ये बजट को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको ऐसी वीडियो और भी देखनी है, मैं एक अडानी ग्रुप के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा जो कि ध्रुव राठी की ही होगी, तो उसके ऊपर भी अगर आप वीडियो के बाद, मतलब 2 वीडियो तो आएंगी, क्योंकि मुझे इसलिए भी लानी है अपने चैनल पे, ताकि जो भी व्यूअर है एटलीस्ट उसको एक नॉलेज मिले। उसके बाद अगर आप वो चीज़ कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप और भी सजेस्ट करना चाहते हैं कि और भी कोई चैनल है जो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं रिलेटेड टू मार्केट, मतलब ऐसी नॉलेजेबल वीडियो, नॉट सो बोरिंग के मार्केट यहाँ जाएगा, नहीं, हमें एनालिसिस नहीं देखनी, हमें सिर्फ वो चीज़ देखनी है जो मार्केट से इंपॉर्टेंट होती है और बहुत अच्छे वे में रिप्रेजेंट हो। तो अगर आपके पास कुछ हो तो आप प्लीज़ बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो बस वीडियो थी यहीं तक, कुछ भी ऐसा नहीं था कि हम यहाँ पे डिस्कस करें अलग, जिसके लिए वीडियो थी उसी के लिए रहेगी, ठीक है। तो बस लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बस यार यही एफर्ट मैं लगाता हूँ, क्योंकि मेरा पर्पज़ ये है कि हमें नॉलेज चाहिए, हम भूखे हैं नॉलेज के, हमें नॉलेज दो, कहीं से भी आ रही है, बट हमें करेक्ट नॉलेज चाहिए। नहीं मिल रही है तो ढूंढेंगे, अगर ढूंढने से भी नहीं मिल रही है तो खुद छानेंगे, ठीक है, खुद देखेंगे, बट हमें नॉलेज चाहिए, क्योंकि जितना हमारे पास नॉलेज होगी ना, हमारा उतना ही एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होगा मार्केट को लेकर कि हाँ मार्केट ऐसे रहने वाली है, ठीक है।
हम तो बिजी थे मार्केट वाले दिन, स्पेशली मैं तो बिजी था, तो मैंने इतना एनालिसिस नहीं किया। मेरे को तो बस इतना पता था मार्केट अभी ऊपर जा रही तो अभी के लिए बजट पॉजिटिव है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मार्केट यहाँ से जब ऊपर जा रही थी ना बजट वाले दिन, तो मैं पॉजिटिव था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब मार्केट ने नीचे आना चालू किया, जब मार्केट ने ये वाला लो तोड़ा था, ठीक है, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, जब मार्केट ने ये वाला लो तोड़ा था ना, मैं समझ गया था अब ये बजट अब पॉजिटिव तो बिल्कुल नहीं रहा। अब यहाँ से लेवल टूटेंगे और लेवल टूटते टूटते ही चले जाएंगे, ठीक है। तो ये भी मैं श्योर था, क्योंकि देखो न्यूज़ कोई भी हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है, और वो पॉजिटिव एक्चुअल में पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव में एक्चुअल में नेगेटिव है, तो ये मार्केट बता देती है। तो जब तक बजट पॉजिटिव था मार्केट ने पॉजिटिव रिएक्ट किया। जैसे ही बजट में चीज़ें मार्केट ने खमियां देख रहे हो आप, मुझे बताने की नीड नहीं है, मुझे बिल्कुल बोलने की नीड नहीं है। वो बजट आप लोगों ने बजट भी देख लिया, एनालिसिस भी देख ली बजट की, और आपने मार्केट भी देख ली, तो वो बताने की ज़रूरत नहीं है। इस वजह से मार्केट ने बजट को बिल्कुल भी पॉजिटिवली नहीं लिया, क्योंकि काफ़ी सारी जो मेन चीज़ें थी उस पर अटैक हुआ है। इस वजह से मार्केट वहाँ पे डाउनफॉल किया, और कोई छोटा मोटा डाउनफॉल नहीं, आप ये देख सकते हो 42,000 से मार्केट ने लो कितना लगाया, 39,400, 2,500 पॉइंट गिरा था बैंक निफ्टी, 2,500 पॉइंट, समझ रहे हो आप, 2,500 पॉइंट कोई मजाक बात नहीं है। मार्केट अगर इतना नेगेटिव ले रहा है तो इट्स समथिंग इन इट, ठीक है। तो बस यार वीडियो आज के लिए इतना ही, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है ऑलरेडी। तो चलिए प्लीज़ जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको पता है हमारा चैनल अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड है, तो जैसे कि ध्रुव राठी ने भी मेंशन किया, आने वाले टाइम में देखो अल्गोरिदम जो है ना, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कि इंसान, बिल्कुल मैं मानता हूँ, बट कुछ चीज़ें मशीन जो काम करती है ना, वो ऐसा करती है कि हम उसको मैच नहीं कर पाएंगे। हालांकि हम ही मशीन बनाते हैं, सबसे बड़े इंटेलिजेंस हमारे पास ही है, बट हमारे एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन जब इमोशन में ऐड हो जाती है ना, तो वो वहीं पे हमारी लिमिट, हमारे अंदर इमोशन ही ऐड हो गए तो वही सबसे बड़ी लिमिटेशन है। तो बस मशीन के पास वही नहीं है। तो जब मशीन के पास इमोशन ही नहीं है ना, तो वो जो वो काम करती है यार, वो फ्लॉलेस करती है, ठीक है। तो अगर कोई भी नया है और वो अल्गो ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है, तो आप जाके कमेंट बॉक्स में फॉर्म फिल कर सकते हैं, और बस आप हमारे चैनल को फिर फॉलो करिए, आपको सारी चीज़ें पता चलती रहेंगी, ठीक है। टेक केयर, टाटा। एंड मैं अभी जो वीडियो शूट कर रहा हूँ, अब आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में मैं रात के 12 बजे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो मैं एक्चुअली एफर्ट लगाने से पीछे नहीं हटता, क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी अच्छा काम करने निकलते हो तो थोड़ा सा आपको पेन लेना पड़ता है, बट इज़ नॉट अ पेन यार, ठीक है, इतना तो हम नॉर्मल जगह लेते हैं। बट यस, मेरे को अचानक से मेरे दिमाग में आया था, तो मैंने बस शूट कर दिया, ठीक है। तो बस यार इस एफर्ट के लिए एक बार लाइक कर देना, अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोग काफ़ी सारा प्यार कर रहे हो मुझे, इस वजह से मुझे अच्छा लगता है, इस वजह से मैं चीज़ें करने के लिए उत्सुक रहता हूँ, ठीक है, और कोई बात नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपने मेरी वीडियो अभी तक देखी है उसके लिए सो मच थैंक यू, एंड प्लीज़ जाने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।